नमस्कार, मैं डॉक्टर विभागनी होत्री, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में मानव शास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष BANC 132 फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ब्लॉक 2 की यूनिट 6 और यूनिट 7 की चर्चा करूँगी। यूनिट 6 के अंतर्गत मैं उद्विकास के सिद्धांतों के बारे में और यूनिट 7 में उद्विकास की आधारभूत जो सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। मानव विज्ञानी प्रारंभ से ही मानव विज्ञानी प्रारंभ से ही उद्विकास में रुचि रखते आए हैं। जहां एक और शारीरिक मानव विज्ञानी मानव के शारीरिक उद्विकास की बात करता है, तो वहीं सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी मानव के सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की बात करता है। शारीरिक मानव विज्ञान मानव के उद्विकास के साथ साथ मानव विविधता में भी विशेष रुचि रखते हैं। उद्विकास है क्या? उद्विकास एक अत्यंत जटिल व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह आनुवंशिकी से संबंधित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो बीते युगों में भी रहा करती थी तथा वर्तमान समय में भी जीवित है, जिसका प्रमाण जीवाश्म फॉसिल के रूप में मिलता है। वर्तमान समय में जीवित प्राणियों की ही 10 लाख से अधिक स्पीशीज ज्ञात है तथा प्रत्येक स्पीशीज के मध्य उनके आकार संरचना के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब मानव उद्विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें से लेमार्कवाद, नवलेमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, म्यूटेशन थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उद्विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत जो ये बताते हैं कि उद्विकास किस प्रकार से हुआ था, इसकी मैं चर्चा करना चाहूंगी। तो लेमार्कवाद क्या है? लेमार्कवाद, इसको सबसे पहले लेमार्क ने दिया था। इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क है और इनकी सिद्धांत को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के भी नाम से जाना जाता है। ये एक फ्रेंच प्राकृतिकवादी थे और इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक, जिसका कि नाम फिलॉसफिक जियोलॉजिक है, उन्होंने इसमें अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया। लेमार्क की जो थ्योरी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इनका जो सिद्धांत है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पे बेस्ड है। लेमार्क वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1801 से 1809 के बीच में जैव विकास के स्पष्टीकरण के लिए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्हें पूर्व में आधुनिक अपरोहण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ डिसेंट का जनक भी कहा जाता है। आपने अपने सिद्धांत में बताया कि नए प्रकारों का विकास वातावरण के प्रभाव द्वारा होता है। इस वातावरण के द्वारा ही प्राणियों की आकृति एवं उनकी संरचना में परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। वातावरण में परिवर्तन होने पर जीवों को उस वातावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली को बनाना पड़ता है और इसी क्रम में जीवों के कुछ अंगों के कार्य निष्क्रिय हो जाते हैं और वो अंग लुप्त हो जाता है। किसी भी प्राणी के शरीर में उसकी आयु काल में वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है तथा ये उपार्जित लक्षण संतानों में वंशागत रूप में पहुंच जाते हैं, ऐसा लेमार्क का मानना था। लेमार्क का सिद्धांत 3 प्रमुख बातों पर आधारित है। पहला, प्रत्येक जीव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है तथा यह प्रभाव उनकी संरचना तथा स्वभाव में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। दूसरा, नई संरचनाओं के उपयोग व अनुप्रयोग के कारण जीव में विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। लगातार उपयोग के कारण अधिक प्रयोग में आने वाले अंग विकसित हो जाते हैं तथा कम प्रयोग में आने वाले अंग कम विकसित होते हैं तथा अनुप्रयोग के कारण विलुप्त हो जाते हैं।
तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं और यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद की संतानें अपने पूर्वजों से भिन्न होकर नई जाति का निर्माण करती हैं। लेमार्क ने ऊपर जो अपने तथ्य थे उसकी पुष्टि के लिए कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया। लेमार्क के अनुसार जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी, परंतु वातावरण में परिवर्तन के कारण छोटे पेड़ पौधे समाप्त हो गए और उनकी जगह लंबी वनस्पति व पेड़ पौधों ने ले लिया, तथा पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए और जीवित रहने के लिए जिराफ को पत्तियां खाने के लिए गर्दन को खींचना पड़ा। लगातार खिंचाव के कारण इनकी गर्दन लंबी होती गई और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते गए। लेमार्क ने और भी कई उदाहरण दिए थे, लेकिन यहाँ पे समय के अभाव में मैं बस इसी उदाहरण जिराफ से ही मैं अपनी बातचीत की पुष्टि करना चाहूंगी। लेकिन लेमार्क की आलोचना हुई। लेमार्क का सिद्धांत हालांकि बहुत सरल सिद्धांत था, परंतु इसे अधिकतर अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि वातावरण के प्रयोग या अप्रयोग के प्रभाव के कारण जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, अर्थात जिन्हें उपार्जित लक्षणों की संज्ञा दी गई है, वो वंशागत नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक लोहार के हाथ की पेशियां बराबर लोहा पीटने के कारण काफी मजबूत हो जाती हैं, परंतु ये लक्षण वंशानुगत नहीं होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति की संभावना को सिद्ध करने के लिए अनेकों प्रयोग किए गए, परंतु किसी में भी सफलता नहीं मिली। अगस्त वाइजमान ने 1892 में अपना जननिक असंगतता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि गैमीट्स ऐसी कोशिकाओं में विभाजित होता है जिनमें जनन कोशिका यानी जनन कोशिका के संपूर्ण वंशागति गुणधर्म होते हैं। कुछ संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, कुछ संतति कोशिकाएं विभेदित होकर शारीरिक अथवा कायिक कोशिकाएं बन जाती, मतलब सोमेटिक सेल्स बन जाती हैं, परंतु कुछ अविभेदित कोशिकाएं जर्म सेल्स या जनन कोशिकाएं में परिवर्तित हो जाती हैं। जनन कोशिकाओं के द्वारा ही लक्षण वंशानुगत होते हैं, और यदि कोई विभिन्नता वंशागत होती है तो ये जनन कोशिकाओं में होनी भी आवश्यक है। वाइजमान ने यह सिद्ध किया था कि उपार्जित लक्षण शरीर को प्रभावित करते हैं और दैहिक होते हैं, परंतु ये लक्षण वंशागत नहीं होते हैं, क्योंकि ये जनन कोशिकाओं में नहीं जाते हैं। उसके पश्चात लेमार्क के सिद्धांत को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन लेमार्क के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी सिद्धांत के द्वारा तो एक नई संकल्पना का मार्ग खुला था, और वो नई संकल्पना थी स्पीशीज परिवर्तनशील होती हैं, और यह संकल्पना उस समय तक प्रचलित स्थिर स्पीशीज की कल्पना के विमुख थी। तो फिर जो नया सिद्धांत आता है, लेमार्क को थोड़ा परिवर्तित करके नव लेमार्कवाद उसको कहते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में जीव वैज्ञानिकों ने लेमार्क के सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने अपने प्रयोगों में यह दर्शाने का प्रयास किया कि वातावरण किस प्रकार जीव पर अपना प्रभाव डालकर इस तरह परिवर्तन पैदा करता है कि इन परिवर्तनों का धारक जीव अपने पूर्वजों में इस हद तक विभिन्नता प्रदर्शित करता है कि उसे एक भिन्न स्पीशीज की ही संज्ञा दी जा सकती है। प्रारंभ में यह मान्यता थी कि वंशागति में साइटोप्लाज्म का कोई हाथ नहीं होता, परंतु हाल के वर्षों में यह सिद्ध हो चुका है कि साइटोप्लाज्म में मौजूद कारकों के माध्यम से भी कुछ वंशागति होती है, और यह कि प्रोटोजोआ में अनेक पीढ़ियों तक प्रेरित लक्षणों को वंशागत किया जा सकता है, ये उदाहरण दिया, और ऐसी ही संभावना मेट्रोजोआ में भी हो सकती है। हमें यह भली भांति ज्ञात है कि एक्सरेज जो है प्रायः क्रोमोसोम में ऐसे परिवर्तन पैदा कर देती हैं जिनके कारण संतानों में परिवर्तन आ सकता है, और वो संतानों अपने पूर्वजों से भिन्न भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से लेमार्क ने जो कुछ भी दिया, नव लेमार्कवादियों ने उसको थोड़ा सा संशोधित किया, और संशोधित करने के बाद अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात हम डार्विनवाद की बात करेंगे, जो डार्विनवाद भी उद्विकास के सिद्धांत को अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया और जो आज भी मान्य है।
चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और यह एक प्रमुख प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। आपने अपने अध्ययनों व निरीक्षणों के आधार पर प्रकृति वर्णन की संकल्पना को प्रतिपादित किया, और इसी को ही हम लोग डार्विनवाद कहते हैं। डार्विन माल्थस के जनसंख्या संबंधी विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। वास्तव में माल्थस के सामाजिक संकल्पना के सिद्धांत ने ही डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा उद्विकास होने की जो अवधारणा थी उसको जन्म दिया। डार्विन चार्ल्स लायल की भूवैज्ञानिक संबंधी सिद्धांतों से भी बहुत प्रभावित थे। लायल ने प्राकृतिक भूवैज्ञानिक स्तरों के निर्माण और जीवाश्म विज्ञान पर भी चर्चा करी, और भूवैज्ञानिक कालाविधियों को परिभाषित करने के लिए जीवाश्मों का भी प्रयोग किया। डार्विन ने काफी समय तक पौधों और फॉसिल्स, जो पशुओं के थे, घरेलू और जंगली कबूतरों में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया, और इस धारणा को अस्वीकार कर दिया कि प्रत्येक स्पीशीज का केवल एक ही बार और स्थायी रूप से निर्माण हो गया, जो बात लेमार्क कहते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक स्पीशीज का उद्विकास नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णन के आधार पर हुआ है। सन 1859 में उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पब्लिश हुई। उन्होंने इसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि स्पीशीज जो है अब इनम्यूटेबल नहीं है, अपरिवर्त नहीं है। एक जनरा के कहलाने वाले सभी जीव एक ही स्पीशीज उत्पन्न हुए हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। डार्विन नई स्पीशीज के सृजन को विस्मयकारी रूप से देखने वाले प्रथम वैज्ञानिक नहीं थे, किंतु प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को व्यापक व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय तो डार्विन को ही जाता है। प्राकृतिक वर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ साथ जीव को उनके अनुरूप ढलने की प्रकृति को बढ़ावा मिलता है। और डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन मतलब नेचुरल सिलेक्शन की जो अपनी थ्योरी थी उसमें 3 शर्तों का उल्लेख किया। पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि सभी जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। माल्थस से उन्होंने लिया था, इनॉर्मस फर्टिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स। उन्होंने कहा कि जो सभी जीव हैं उनमें प्रचुर क्षमता पाई जाती है संतान उत्पत्ति करने की, परंतु इनकी इस क्षमता पर प्रकृति का नियंत्रण रहता है, जिस कारण जीवों की संख्या लगभग संतुलित रहती है। उदाहरण स्वरूप भोजन पदार्थ में कमी, सुरक्षित निवास स्थान की कमी, विभिन्न व्याधियों, प्रतिकूल जलवायु इत्यादि के कारण ये संतुलित रहता है। अगर जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं हाथियों का, हाथियों में सबसे कम प्रजनन शक्ति पाई जाती है, और इनकी प्रजनन शक्ति 30 वर्ष की आयु से लेकर के 100 वर्ष तक की आयु तक रहती है। इस प्रकार यदि पूरे जीवन काल में 6 संतानों को भी जन्म देंगे तो इन संतानों से 36 संतानें तथा 36 की अगली पीढ़ी में 216 संतानें उत्पन्न होंगी, और यदि ये सारी संतानें जीवित रहेंगी तो 750 वर्षों में हाथियों के एक जोड़े से लगभग 2 करोड़ हाथी हो जाएंगे, और बाद में समस्त पृथ्वी पर हमें हाथी ही हाथी दिखाई देंगे। किंतु प्रकृति में ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि सभी बच्चे वयस्क नहीं बन पाते हैं और समस्त वयस्क जीवित नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार जीवों की संख्या में एक संतुलन पाया जाता है, और इस प्रकार जीवों में जनन की असीम क्षमता होने पर भी उनकी संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। और डार्विन ने अपना जो दूसरा सिद्धांत दिया था उसे उन्होंने कहा अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्राणियों में जीवित रहने के लिए, भोजन एवं स्थान प्राप्त करने के लिए तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक स्पर्धा होती है जिसको हम जीवन संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष के फलस्वरूप कमजोर जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जो संघर्ष में सफल होते हैं वही जीवित रहते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि जीवों में अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए कठोर संघर्ष होगा। यह संघर्ष 3 प्रकार से हो सकता है। अंतरजातीय संघर्ष मतलब एक ही जाति के प्राणियों के बीच संघर्ष, इंटर स्पीशीज के संघर्ष जो है भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच संघर्ष, और एक तीसरा भी हो सकता है प्राणियों का पर्यावरण और भौगोलिक स्थितियों से संघर्ष। तो इस तरीके से संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में जो जीवित रहेगा वही नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। लेकिन जीवित कौन रहेगा, इस पे वो अपनी तीसरी बात कहते हैं,
विभिन्नता और आनुवंशिकता, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। डार्विन का मानना था कि कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं होते हैं, अर्थात उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है और इन विभिन्नताओं के कारण ही नए गुणों का समावेश होता है तथा आनुवंशिकता के द्वारा ही इन नए गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। यह विभिन्नताएं ही प्राणियों को वातावरण के अनुकूल बनाए रखने में मदद करती हैं। साथ ही विभिन्न प्राणियों को भोजन प्राप्त करने के लिए, प्रजनन, दुश्मनों से बचने के लिए अनुकूलनशीलता इन सभी में अलग अलग होती है। ये विभिन्नताएं ही प्राणियों को वातावरण से अनुकूलता, एडेप्टेशन बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं और साथ ही ये गुण भावी संतानों में आनुवंशिकता के द्वारा पहुंच जाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां जो होती हैं वो भी नए वातावरण के अनुकूल होती है। तो ये तीसरा उनका पॉइंट था, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। और चौथा जो बात वो करते हैं वो कहते हैं प्राकृतिक वर्ण, जो जिसके आधार पर उनके सिद्धांत को ही हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की संज्ञा देते हैं। तो प्राकृतिक वर्ण में डार्विन ये कहते हैं कि प्रकृति में केवल वही प्राणी जीवित रह पाते हैं जो अस्तित्व संघर्ष की प्रक्रिया के दौरान अपने को वातावरण के साथ अनुकूलित कर लेते हैं, और जो जीव जंतु अपने को वातावरण के साथ अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, प्रकृति उनका वर्ण नहीं करती है। अतः केवल योग्य प्राणी ही जीवित रह पाते हैं और अयोग्य प्राणी स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक संघर्ष में वातावरण के अनुकूल जीवों के जीवित रहने तथा इसके विपरीत प्रतिकूल जीवों के नष्ट होने को ही डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया। यही उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन संघर्ष के साथ जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता तथा आनुवंशिकता ही प्राकृतिक संघर्ष है, जिसके कारण प्रकृति में जीवों की संख्या में एक संतुलन पाया जाता है। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इतना तो कह दिया कि ठीक है, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। फिर वो कहते हैं कि यही जो अनुकूलित थे, यही जो एडेप्टेशन हुआ और जिससे जो लक्षण बने, इनकी वंशागति होती है। यही उनका फिफ्थ पॉइंट था। डार्विन का मत था कि प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया के पश्चात प्राणियों को उत्कृष्ट लक्षणों वाली प्राणियों की संतानोत्पत्ति के अधिक अवसर प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण नए लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और इसी के फलस्वरूप प्राणी अपने पूर्वजों से विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। और फिर वो अपनी बात को कहते हैं नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। डार्विन कहते हैं कि वातावरण में परिवर्तन तथा जीवों में उस परिवर्तन के अनुरूप विभिन्नताओं के कारण प्राणियों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लगातार परिवर्तन होने के कारण जीव हर पीढ़ी में अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं और यही विभिन्नता प्राणियों की एक नई स्पीशीज के निर्माण में सहायक होती है और नई जाति की उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग स्पीशीएशन भी की बात से आगे भी समझेंगे। तो डार्विन लेमार्क से इस बात पे भिन्न थे। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि नई जातियों की उत्पत्ति होती है और इसको उन्होंने एडेप्टेशन, अपनी प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत से इस बात को पुष्ट किया। लेकिन डार्विन की विवेचना और आलोचना डार्विन को भी सामना करना पड़ा इसका। उसकी बात ये थी कि ठीक है, डार्विन का सिद्धांत बहुत ही अच्छा था, लेकिन हुकर और हक्सले आदि विद्वानों ने इसको माना भी बहुत, लेकिन फिर भी कुछ बातें थी जिसकी वजह से इनके सिद्धांत को भी थोड़ा सा आलोचना का सामना करना पड़ा। पहली चीज तो ये थी कि डार्विन ने विकास का एकमात्र कारण नेचुरल सिलेक्शन बताया, जबकि हम आज भली प्रकार जानते हैं कि प्राकृतिक वर्ण के अतिरिक्त म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इनब्रीडिंग, जीन फ्लो आदि भी उत्विकास के प्रमुख कारण हैं। और इस बात को उन्होंने डार्विन ने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, डार्विन ने दैहिक प्रजनन, सोमैटिक और जर्म सेल्स में पाए जाने वाले विभेदों में भी कोई अंतर नहीं किया। उनके अनुसार दोनों ही प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशानुगत होती हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। डार्विन के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर अनुपात में होती है
उनका यह कथन आज के मानव समाज के संबंध में तो लागू नहीं होता है। एक और बात, डार्विन अवशेषीय अंगों की उपस्थिति तथा अंगों के प्रयोग में लाने या न लाने के प्रभाव को स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं कर पाए थे। आज एक फिफ्थ पॉइंट जो है उनका, कि आज के युग में कई संक्रामक एवं घातक रोगों का निदान संभव है। देखिए, अभी कोविड हुआ और ठीक है, बहुत लॉस हुआ, लेकिन वैक्सीन बन गए, बूस्टर बन गए और काफी सारा हम लोगों ने उस पर कंट्रोल कर लिया। समय समय पे संक्रामक महामारी कई चीजें होती रहती हैं, लेकिन उस पर भी वैज्ञानिक लगातार शोध करके उसको कंट्रोल करते ही करते हैं। तो कई कारणों से भी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत मानव पर आज उसी प्रकार लागू नहीं होता है जिस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पे होता। मानव, ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि मानव अन्य प्राणियों से भिन्न है। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसी अंग के अति विशिष्टीकरण के विषय में कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप कई जनजातियां जैसे आयरिस एलिफेंट वगैरह भी विलुप्त हो चुकी हैं। तो फिर क्या हुआ? नव डार्विनवाद आया। प्रारंभ में डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को व्यापक रूप से समर्थन मिला था, किंतु कोशिका विज्ञान में हुई नई जब खोजें हुई और क्रोमोसोम का ज्ञान हुआ, मेंडल्स के इनहेरिटेंस के लॉज आए, तो डार्विनवाद पे एक प्रश्न चिन्ह लगा। डार्विनवाद के समर्थकों ने इसमें कुछ नए विचारों को भी जोड़ा और कुछ पुरानी धारणाओं को सिद्धांत से हटा दिया, जिसके फलस्वरूप नव डार्विनवाद का प्रतिपादन हुआ। और इन वैज्ञानिकों में प्रमुख थे वाइजमैन, हग्सले, डोबेंजास्की, स्टेबिंस, अर्नस्ट मायर, जिन्होंने, वाइजमैन ने तो डार्विन की सॉफ्ट इनहेरिटेंस, जो कोमल वंशागति थी, उसके जर्म टैग की संकल्पना में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। आपने जीवों को कायिक व जनिक दो भागों में, जिसकी जिसकी वजह से हम लोगों ने आलोचना की थी डार्विनवाद की, तो इन्होंने ये काम किया। उन्होंने सोमेटिक और जर्म सेल्स को अलग अलग किया और उन्होंने कहा कि उद्विकास की प्रक्रिया के लिए दो मुख्य कारक जो हैं उत्तरदायी होते हैं, और एक म्यूटेशन, जिस थ्योरी की अभी हम चर्चा करेंगे आगे, तथा लघु विभिन्नताओं में नेचुरल सिलेक्शन की बातचीत उन्होंने की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नव डार्विनवाद जो था, डार्विनवाद का संशोधित रूप है, जिसमें डार्विन की जो सॉफ्ट इनहेरिटेंस थी उसको भी स्थान मिला। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति किसी जाति विशेष के सदस्यों में जीन परिवर्तनों के कारण होती है, और जिसकी वजह से नए गुणसूत्र की रचना होती है, जो कि जनन कोशिकाओं में विभाजन के समय गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर होता है, और उसके कारण नई पीढ़ी में कोई दो सदस्य एक जैसे नहीं होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस समय सेल डिवीजन होता है तो क्रॉसिंग ओवर में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसके अतिरिक्त म्यूटेशन के कारण भी नवीन जीनों की संरचना होती है। इन नई पीढ़ियों में हुए परिवर्तन जीव को जीवन संघर्ष में सहायता प्रदान करते हैं, तभी प्राकृतिक वर्ण उस पर प्रभावी होता है, और यही परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर विकसित होते हैं। इसी के फलस्वरूप जो है वो नई जाति का प्रभाव हो जाता है, नई स्पीशीज बन जाती है। तो ये तो बात हुई नव डार्विनवाद की। हम लोग ने चर्चा की लेमार्कवाद, नव लेमार्कवाद, डार्विनवाद, डार्विनवाद। लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे कि अब म्यूटेशन की बातचीत हम लोग करने लगे कि सडन और एब्रप्ट चेंजेस जो होते हैं वो नई स्पीशीज के बनने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है म्यूटेशन थ्योरी क्या है? म्यूटेशन थ्योरी जो है वो 1901 में अस्तित्व में आई। ह्यूगो डी वेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी, उद्विकास की म्यूटेशन थ्योरी की बातचीत करी, और उन्होंने अपनी पुस्तक में, जिस पुस्तक में म्यूटेशन थ्योरी की बात की थी, उस पुस्तक ही का नाम था म्यूटेशन थ्योरी। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन जो है वो नई स्पीशीज में एकदम से आते हैं, और ये डार्विन और जो लोग बता रहे थे कंटिन्यूअस वेरिएशन की बातचीत कर रहे थे, लेकिन म्यूटेशन जो है इसको ह्यूगो डे वेरिस कहते हैं कि ये एक सतत ना होके असतत, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, और जो कि उद्विकास के लिए रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन एकदम से उत्पन्न होते हैं और वो ऑपरेशन हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो डार्विन का जो कंटिन्यूअस सतत वेरिएशन था उसकी तरीके से ना होकर के ये असतत हैं, और म्यूटेशन जो है वो सभी, उन्होंने कहा सारे म्यूटेशन जो होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं, ऐसा ह्यूगो डे वेरिस ने कहा।
और उन्होंने कहा कि जो है, जो म्यूटेशन यूजफुल होते हैं वो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेता है, और जो यूजफुल नहीं होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद जो जब प्राणियों में संतति में चले जाते हैं तो उसके बाद नई स्पीशीज बन जाती है। तो उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन एक जड़ की और असतत प्रक्रिया है। ये जो म्यूटेशन का सिद्धांत था ह्यूगो डिवेरिस का, इसके पक्ष में कुछ बातें आती हैं कि म्यूटेशन जो है ठीक है, विभिन्नता के लिए, एक उद्विकास के लिए, अगर हम कहें पहले विभिन्नता फिर उद्विकास, एक बहुत बढ़िया रॉ मटेरियल है। और ये एक प्रोग्रेसिव है, और प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव, मतलब ये भी तो बताया उन्होंने कि जो नेचर नहीं सेलेक्ट करेगी तो वो नष्ट भी तो हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात तो सही है। और उन्होंने ये भी बात बताई कि जो है म्यूटेशन पास में भी बहुत सारे हुए हैं, उसी से कई वैरायटी भी बनती है। और उन्होंने एक एंकन शीप का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से बड़े पैरों वाली जो एंकन शीप थी और उसके बाद छोटे पैर वाली आई और उसकी फिर स्पीशीज ही बन गई। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी को भी अपवादों का सामना करना पड़ा। पहली चीज तो ये था कि नेचुरल म्यूटेशन जो है बहुत कॉमन नहीं होते हैं, और म्यूटेशन जो है वो ज्यादातर रेसेसिव होते हैं, जबकि जो विकास में जो लक्षण पार्टिसिपेट करते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, वो प्रभावी लक्षण होते हैं। म्यूटेशन ये कई चीजें और भी नहीं बता पाई कि रोल, नेचर का रोल वगैरह क्या होता है। इस वजह से भी हमें इसको थोड़ा बहुत म्यूटेशन थ्योरी में अभी भी कुछ बातचीत करने की आवश्यकता है। लेकिन लास्ट में अब इस समय हम कौन सी थ्योरी को मान रहे हैं, उसको हम कहते हैं उद्विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन के प्राकृतिक वर्ण को प्रारंभ में लगभग सभी वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया था, परंतु बाद में इस सिद्धांत में कई कमियां आई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जीव विज्ञान के क्षेत्र में कई खोजें हुई, और खासतौर से मेंडल के आनुवंशिक नियमों की खोज के बाद तो आनुवंशिक जो लक्षण थे उनके इनहेरिटेंस पे प्रभाव पड़ा। और उसके बाद ह्यूगो डिवेरिस का तो अभी मैंने बताया म्यूटेशन का सिद्धांत भी था, उसने भी उद्विकास की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा दिशा प्रदान करी। तो सिंथेटिक थ्योरी क्या है, जरा ये देखें। सिंथेटिक थ्योरी मैन ये कुछ नहीं है, जैसा इसका नाम है संश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये कई सारे सिद्धांतों का संश्लेषण है, सिंथेसिस है। और इसमें जो है हार्डी वीनबर्ग, राइट, मॉर्गन, इन सब ने अपना, मेंडल, ह्यूगो डिवेरिस, ये सब का नाम प्रमुख है। 1942 में जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, इसके द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और इन लोगों ने उद्विकास को समझाने में एक नई दिशा प्रदान करी। और उन्होंने कहा कि वैसे तो नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वगैरह ये है, मतलब काफी प्रभावी है, लेकिन माइग्रेशन और हाइब्रिडाइजेशन और ये भी माइक्रोस्को इवोल्यूशन में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और उन्होंने ये बात, जो ह्यूगो डिवेरिस की बात थी, इसको तो बहुत ही कहा। उन्होंने कहा कि म्यूटेशन की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है, और अगर वो म्यूटेशन प्रभावी होता है तो फिर ठीक है, वो नई स्पीशीज के फॉर्मेशन में काफी मदद करता है। उन्होंने प्राकृतिक वर्ण, जो सिंथेटिक थ्योरी को मानने वाले थे, उन सभी ने प्राकृतिक वर्ण सूक्ष्म विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना, और उन्होंने कहा कि आनुवंशिकता में विभेद लाने में इसका योगदान अधिक प्रभावी तथा रचनात्मक है। प्रजातिक पृथक्करण द्वारा ही नई जातियों की उत्पत्ति संभव होती है तथा यही उनका आधार है। और उन्होंने सेग्रीगेशन, मतलब पृथक्करण की बात जो होती है वो सेग्रीगेशन की बात होती है, और वो अधिक प्रभावी होते हैं, इसकी भी बातचीत उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि म्यूटेशन और सिलेक्शन की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन फिफ्थ पॉइंट जो सिंथेटिक थ्योरी वाले देते हैं, वो कहते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन, जो सूक्ष्म विकास कारकों का तथा भौगोलिक सीमाओं एवं समय के पार सतत क्रिया के द्वारा नई जातियां से भी प्रजातियों का उद्भव होता है, ओरिजिन होता है, स्पेसिएशन होती है। इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार जैव विकास की प्रक्रिया 5 प्रक्रियाओं का फल है। पहला, जीन म्यूटेशन। दूसरा,
गुणसूत्रों की संख्या संरचना में अंतर। तीसरा परिवर्तन, अंतर ना कह के परिवर्तन बोले। तीसरा है जीन पुनः संयोजन। चौथा है सेग्रीगेशन मतलब पृथक्करण। और पांचवा है प्राकृतिक वर्ण। इनके पहले तीन कारक आनुवंशिक विविध लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा अंतिम दो कारक समाज को एडेप्टेशन या अनुकूलन में दिशा प्रदान करते हैं। और जो सिंथेटिक थ्योरी बताने वाले थे, संश्लेषणात्मक सिद्धांतों को जिन लोगों ने प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि ये जो 5 कारक थे, जो प्राइमरी कारक थे, इसके अतिरिक्त 3 सेकेंडरी कारक भी उन्होंने बताए। एक माइग्रेशन मतलब प्रवास, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, और तीसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट या जिसे अपसरण कहते हैं। ये संकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी एक समूह के जीन दूसरे समूह में लाए जाते हैं और इसके द्वारा नए जीनों की उत्पत्ति संभव नहीं होती है, बल्कि यह पहले से ही विद्यमान जीन की आवृत्ति में परिवर्तनशीलता है और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप ही समूह में नए गुणों का विकास होता है। अपसरण मतलब ड्रिफ्ट भी जीन की आवृत्ति में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण कारक है, परंतु अन्य कारक की तुलना में अपसरण के द्वारा जीन की आवृत्ति में तेजी से परिवर्तन होता है। संकरण की भांति अपसरण के द्वारा भी नई जीनों की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु इसके द्वारा वितरण पर अवश्य होता है और यह छोटे जनसमूहों पर अधिक प्रभावी होता है। प्रवास क्या है, माइग्रेशन क्या है? प्रवास के द्वारा भी एक जनसमूह से दूसरे जनसमूहों में जीनों का हस्तांतरण होता है तथा जो जनसमूह में विद्यमान जीनों की आवृत्ति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जरा सा समराइज करते हैं उद्दीप विकास के सिंथेटिक थ्योरी को। यह सिद्धांत अब तक दिए गए सभी सिद्धांतों में सर्वोत्तम है, परंतु फिर भी इस सिद्धांत में भी कुछ त्रुटियां, कमी है ही। पहला, यह सिद्धांत बीते हुए विकास की व्यवस्था करने में तो समर्थ है, परंतु भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता है। दूसरा, इस सिद्धांत में जीन अपसरण एवं संकरण को द्वितीय कारक माना गया, जबकि वर्तमान में इन दोनों कारकों में ने उद्दीप विकास में, विशेषकर मानव के उद्दीप विकास में विशेष भूमिका निभाई है। तीसरा, प्रवास की व्याख्या अपसरण तथा संकरण द्वारा की जा सकती है, अतः इसे एक भिन्न कारक मानना तर्कसंगत नहीं है। चौथी बात, यदि मानव एवं उच्च वर्ग के अन्य जीवों के उद्दीप विकास की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को अनावश्यक रूप से अधिक महत्व दे दिया गया है और यह सिद्धांत जो है नई विभिन्नताओं के अनुकूलन की संपूर्ण व्याख्या नहीं करता है। तो फिर अब हम लोग जो है फिर भी अभी तक के जितने भी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की तुलना में ये संश्लेषणात्मक सिद्धांत सभी उद्दीप विकास के सिद्धांतों का एक संश्लेषण है और आज मान्य है। तो इतना तो तय हो गया कि उद्दीप विकास किस तरीके से होता है, सरल प्राणियों से जटिल प्राणियों की ओर सतत होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें कि कई सारी प्रक्रियाएं भाग लेती हैं और एक नई स्पीशीज का निर्माण होता है। तो आज के लेक्चर में ब्लॉक 2 के यूनिट 7 में ये जो स्पेसिएशन है, ये जो प्रोसेस है या उद्दीप विकास की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं, इनकी अब चर्चा की जाएगी। स्पेसिएशन जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पीशीज किसे कहते हैं। स्पीशीज क्या है? यह व्यक्तियों का वह समूह है जिनके की जो एक बेसिक आधारभूत लक्षण हैं वो समान होते हैं और अन्य जो समूह के सदस्य होते हैं उनसे अलग होते हैं और ये इंटरब्रीडिंग करते हैं जिससे कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं और इनका एक कॉमन जीन पूल होता है। ये जो शब्द है स्पीशीज, इसको सबसे पहले जॉन रे ने यूज किया और उन्होंने कहा कि ये एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट है। तो आपस में ये लोग जो है बड़ा क्लोज सिस्टम है और ये लोग जितने भी इसके व्यक्ति होते हैं वो आपस में जीन पूल शेयर करते हैं
और इसी में ही जब कुछ अंतर होता है और तब नई स्पीशीज बनती है, जिस प्रोसेस को हम लोग स्पेशिएशन कहते हैं। तो स्पेशिएशन क्या है? नई बायोलॉजिकल स्पीशीज का फॉर्मेशन ही स्पेशिएशन कहलाता है। और ये जो स्पेशिएशन है, ये 4 कारणों से हो सकता है: एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक और क्वांटम। इन चारों को जरा बारी बारी से देखते हैं। एलोपेट्रिक स्पेशिएशन क्या है? एलोपेट्रिक, एलो मीन्स अदर, पैट्रिक मीन्स प्लेस। स्पेशिएशन जो कि नई स्पीशीज का निर्माण करता है, पर किस कारण से करता है? जब क्या होता है कि एक मान लिया जन समुदाय एक स्थान पे निवास कर रहा है, लेकिन अगर किसी कारण से उसमें कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, मतलब कोई भी इस तरीके से व्यवधान आ गया कि ये दोनों पॉपुलेशन 2 में डिवाइड हो गई, सेपरेट हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, जो नई स्पीशीज बनेंगी, उनको हम लोग एलोपेट्रिक स्पेशिएशन के कारण मानते हैं। तो कोई पॉपुलेशन किसी भी ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, अब ये क्या हो सकता है? कोई नदी हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, और या ये भी हो सकता है कि वहां पे मान लिया कोई ऐसे पशु आ गए जिसकी वजह से इधर वाले उधर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से जब अगर कोई बैरियर आ जाएगा ज्योग्राफिकल, तो कोई पॉपुलेशन जैसे 2 में विभाजित हो गई, तो ये जो 2 पॉपुलेशन है, फिर इनका अपना कॉमन जीन पूल होता है और ये आपस में इनब्रीड करते हैं और उसके बाद नई स्पीशीज बन जाती है, 2 अलग अलग स्पीशीज बन जाती है। तो ज्योग्राफिकल बैरियर होना जरूरी, ग्लेशियर भी हो सकता है, कोई समुद्र भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, कोई नदी आ सकती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, उसमें क्या होता है कि बैरियर आया, तो फिर वो 2 पॉपुलेशन में विभाजित हो गई और ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गए, और उसके इनका अपना आपस में इनकी इनब्रीडिंग हो नहीं रही है और नई स्पीशीज बन गई, और इसी को ही स्पेशिएशन कहते हैं, और 2 नई स्पीशीज बन गई। तो जो ये जो ग्रुप बने थे, इन ग्रुपों में क्या होगा कि जो इनका जो पेरेंट था, में लक्षण भी फर्क होंगे, और इसी वजह से नए स्पीशीज का निर्माण होता है। इसमें एक शब्द पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन भी हम लोग कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर छोटा ग्रुप कोई अलग हो जाए तो उसको हम लोग पेरीपेट्रिक की भी श्रेणी में रखते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पेरीपेट्रिक से पहले पैरापेट्रिक स्पेशिएशन की बात करेंगे। एलोपेट्रिक फिर पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक में जो है उसमें क्या होता है कि उनका जो ये जो हमने ज्योग्राफिकल बैरियर की बात की थी ना एलोपेट्रिक में, यहाँ ये बात नहीं है। था, और लेकिन उसके बावजूद भी 2 स्पीशीज बनती हैं। अब वो कैसे बनती हैं? होता क्या है कि अगर जैसे कि अब मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी कि मान लिया प्लांट की 2 स्पीसीज कहीं पे हैं, और हुआ क्या कि वहां पे माइनिंग हो रही है, माइंस बनी, तो माइनिंग की वजह से जो उसके वेस्ट मटेरियल थे वो जमीन में गए, और जब वो पृथ्वी में गए और वो पृथ्वी में जाने के लिए मान लिया पूरे में पॉपुलेशन कोई प्लांट स्पीशीज है, लेकिन वो एक आधे तक फैले और आधे तक में वो नहीं गए। तो एक तो जो है उसमें प्रदूषण हो गया है, और दूसरा अनकंटामिनेटेड सॉइल है। तो क्या होगा कि अब जो है ये जिसमें कि ये एक तरीके से उनका निश जो है नया निश हो गया, मतलब नया हैबिटेट हो गया, पुराने वाले हैबिटेट से डिफरेंट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इनको नए तरीके के सिलेक्शन प्रेशर का सामना करना पड़ा, और नई तरीके की इनमें एडेप्टेशंस हुए, और जिसकी वजह से ये नई स्पीशीज बनी, और नई स्पीशीज बनने के बाद जो पुरानी वाली से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो देखिए ज्योग्राफिकल बैरियर तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी 2 स्पीशीज बन गई, जिन्हें पैरापेट्रिक कहते हैं। तो सिम्पेट्रिक क्या है? सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन जो है उसमें सेम ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैरियर फिर क्या है? बिहेवियरल बैरियर हो सकता है, इकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है,
कुछ ऐसे रिचुअल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो आपस में वो लोग इनब्रीड नहीं कर रहे हैं। सेम ज्योग्राफिकल एरिया में ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ रहते हुए भी डिफरेंट इकोलॉजिकल निश जो होते हैं उसमें ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक में म्यूटेशन हो गया, कहीं एक उसके ग्रुप में म्यूटेशन हुआ है और एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, तो उनके बिहेवियर में भी चेंज हो गया, रिप्रोडक्टिव, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। और सीजनल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है कि उनके यहाँ अपना एक सीजन में ही रिप्रोडक्शन होता है। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसमें इनिशियल स्टेप में स्पेशिएशन हुआ और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गई, उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। अब ये दोनों आपस में मेट नहीं कर रहे हैं, जबकि रहे सेम ही उसमें रहे, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर भी नहीं आया है, तो नहीं कर रहे हैं और कुछ दिन बाद दूसरी स्पीशीज बन जाएगी। और जो है इसमें प्लांट्स में अगर हम कहें तो पॉलीप्लॉइडी की बातचीत करें, मान लिया कि एक है प्लांट, उसमें 2n है नंबर और दूसरे में भी 2n है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी हुई तो उसका नंबर जो हो गया वो हाइब्रिड बना तो वो 4n हो गया। अब 4n हो गया तो वो 4n 2n से कैसे करेगा रिप्रोडक्ट, टेट्रापॉइड बन गया। और ये जो है एक रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट का फॉर्म कर देगा क्योंकि बाकी वो डिप्लॉयड है। तो इस वजह से भी एक नई स्पीशीज का निर्माण हो जाएगा। तो स्पेशिएशन के लिए एलोपेट्रिक, पेरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पेट्रिक। पेरीपेट्रिक मतलब थोड़ा सा, एलोपेट्रिक तो मतलब आधा आधा करीब समझिए, पेरीपेट्रिक थोड़ा सा समुदाय अलग हो जाए, और पैरापेट्रिक जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से माइनिंग वाला एग्जाम्पल दिया था, और सिम्पेट्रिक में मैंने बताया कि उसमें ना कोई भी ये वो नहीं हुआ था, बैरियर नहीं था, लेकिन अगर हम लोग इसको स्पेशिएशन के इनिशियल स्टेप की बात करें तो एलोपेट्रिक में तो बैरियर फॉर्मेशन था, पेरीपेट्रिक में नई निश जो है वो इंटर कर गई थी, और उसमें भी पैरापेट्रिक में भी मैंने बताया ना माइनिंग आ गई थी, और सिम्पेट्रिक में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात कर सकते हैं। तो एलोपेट्रिक में तो क्या हुआ था, आइसोलेशन हुआ था, और जो है बाकी इसमें विद इन अ पॉपुलेशन हो रहा है, जबकि पैरापेट्रिक में बिल्कुल बगल में हैबिटेट था, निश जो था वो बिल्कुल बगल में था, तब हो रहा था। तो न्यू डिस्टिंक्ट जो स्पीशीज बनती हैं वो इस तरीके से फॉर्म हो रही हैं, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उद्विकास के लिए। इसके बाद एक और हम लोग क्वांटम स्पेशिएशन की भी बात करते हैं कि ये एक रैपिड स्पेशिएशन है जो छोटी सी पॉपुलेशन में होता है, जो बड़ी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से अलग हो जाती है, और जिसमें फाउंडर इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट की भी बातचीत होती है। और इसका बहुत महत्वपूर्ण पंक्चुएटेड एवोल्यूशन जो होता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग बातचीत करेंगे लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या है? ये डॉलोज लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी भी कहलाता है, डॉलोज सिद्धांत भी कहलाता है। 1893 में फ्रेंच बॉर्न बेल्जियम के पैलेंटोलॉजिस्ट थे लुइस डॉलो, जिन्होंने ये बताया कि देखिए मैंने पहले भी बताया था कि उद्विकास क्या है। उद्विकास सरल से जटिल की ओर सतत होने वाला वह परिवर्तन है, या कहे वो जटिल परिवर्तन है जिसमें नई स्पीशीज फॉर्म करती है। तो आप खुद ही सोचिए कि जो वो एक के बाद एक धीमी प्रक्रिया हो रही है और उद्विकसित हो रहा है, तो चांसेस, डॉलोस कहते हैं कि पुराने अपने फॉर्म में लौटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसी को उन्होंने कहा इरिवर्सिबिलिटी, और हम लोग डॉलोस लॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी से इसको जानते हैं। तो उद्विकास जब एक बार हो गया तो फिर वो वापस उसी फॉर्म में तो नहीं ही होगा, इसलिए यहाँ पे इसका सिद्धांत की हम लोग चर्चा करते हैं। और थोड़ा सा हम लोग अगर और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें उद्विकास के, तो पैरेललिज्म की भी बात करना बहुत जरूरी है। पैरेललिज्म क्या है? पैरेललिज्म जो है, जब कभी भी किसी का क्या हुआ कि कोई पॉपुलेशन है, उनका फीचर तो कॉमन है,
लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। एडेप्टिव रेडिएशन क्या मतलब कि रेडिएशन मीन्स निकलना। तो उन्हीं पेरेंट पॉपुलेशन से जब रेडिएशन हुआ और नई स्पीशीज दो दिख रहे हैं, वो पैरेललिज्म का ही उदाहरण है। जैसे मानव में पूंछ नहीं है, ग्रेट एप्स में और गिब्बन, ये भी पैरेललिज्म का ही उदाहरण है, पर इनके एंसेस्टर कॉमन है और जो जिसमें की पूंछ थी। तो हुआ क्या कि जब उद्विकास हो रहा था तो पैरेलल फैशन में मानव ने पूंछ जो है उसका कोई फंक्शन नहीं था, तो पूंछ लॉस्ट हो गई। अब हमारे में पूंछ नहीं है। तो इसी तरीके से कन्वर्जेंस की बात करें, अगर कन्वर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस यह है कि उन लोगों में क्या था, डिफरेंट था, पेरेंट तो डिफरेंट थे लेकिन एक ही तरीके की उनकी जो एनवायरमेंट था, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है कि उसमें फीचर्स कॉमन हो जाते हैं, जो फंक्शनल फीचर्स कॉमन हो जाते हैं, जबकि उनके एंसेस्ट्री कॉमन नहीं है। जैसे अगर हम डॉल्फिन की बात करें और वेल्स की बात करें, तो ये भी कन्वर्जेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो कन्वर्जेंस जो है वो अगर हम लोग इसमें करें तो इन लोगों की ओरिजिन एडेप्टिव रेडिएशन में क्या था, पेरेंट पॉपुलेशन सेम थी लेकिन फिर थोड़े अपने पर्यावरण की वजह से अलग अलग हो गए, जबकि इसमें अलग अलग थे लेकिन सेम फंक्शनल उसकी वजह से उस आपस में समानता दिखाई देती है। एडेप्टिव रेडिएशन को थोड़ा और कायदे से समझ लें इसको, क्योंकि बहुत जरूरी बात है, ये सिद्धांत है जिसको कि हम लोगों को समझना चाहिए। एडेप्टिव रेडिएशन जो है वो, अब हम लोगों को फिर से डार्विन की बातचीत करनी पड़ेगी अगर इसको समझना है तो। डार्विन ने जब थ्योरी की बातचीत डार्विन कर रहे थे, अपने सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो वो एडेप्टेशन की बात भी करते थे। उन्होंने कहा था कि जो है वो फिजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत लंबे समय में एडेप्ट, जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है उसको एडेप्ट करने के लिए डेवलप होते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि पहले शुरू में जब इवोल्यूशन होता है तब क्या होता है कि जो प्राणी होते हैं उनका निश जो होता है या हैबिटेट समान होता है, और उसके बाद लेकिन धीरे धीरे जो है काफी चेंजेस होते हैं और उसके बाद इसमें भी अंतर आता है। तो एडेप्टिव रेडिएशन वो प्रोसेस है जिससे कि बहुत सारी स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं एक स्पीशीज में, एक क्षेत्र में, और डिफरेंट मतलब वो रेडिएट हो जाती हैं डिफरेंट स्पीशीज। जैसे सूरज है ना, सूरज का रेडिएशन निकलता है चारों तरफ, उसी तरीके से पेरेंटल पॉपुलेशन जो होती है, उस पेरेंटल पॉपुलेशन में वातावरण के हिसाब से अलग अलग स्पीशीज बनती हैं। ये प्रोसेस तो स्पेशिएशन कहलाता है। एडेप्टिव रेडिएशन की बात बड़ी जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं कि डार्विन ने एक बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया। जब वो अपने बीगल, एचएमएस बीगल जहाज से ट्रेवल कर रहे थे, तो वहां पे गैलापागोस आइलैंड था, वहां पे उन्होंने देखा कि जो मुख्य भूमि थी उससे एक आइलैंड था जिसका की नाम था गैलापागोस आइलैंड। वहां पे उन्होंने देखा कि वहां फिंचेस थी। फिंचेस मतलब ये एक ब्लैक बर्ड होती है जिसको कि डार्विन फिंचेस भी कहा जा सकता है, उनके डार्विन के नाम पे दिया गया। उन्होंने कहा कि इनकी चोंच जो थी वो कई प्रकार की चोंच बताई, और उन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल से काफी डिफरेंट हो गई, और ये फिंचेस जो है 27 वैरायटीज उन्होंने बताई कि वहां पे पाई गई। और उन्होंने कहा कि ये जो है भोजन की उपलब्धता की वजह से क्या हुआ कि वो जो कन्वेंशनल सीड ईटिंग फिंचेस थी ना, उसी से ही फिर वेजिटेरियन और इंसेक्टिवोरस फिंचेस बनी, और जिसको कि बाद में हमने डार्विन की फिंचेस कहा। इस तरीके से उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से एक एडेप्टिव रेडिएशन, एक पेरेंट उससे किस तरीके से रेडिएट कर गई और कितनी सारी फ्रिंचेस बनी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन कब होता है? एक्सटेंशन तब होता है, जैसा कि इसका नाम है, कि जब कोई भी इंडिविजुअल नहीं बचा,
उस स्पीशीज का कोई भी नहीं बचता है। तो एक्सटिंक्शन होता है। जो प्राणी हैं वो अपने वातावरण के हिसाब से बहुत प्रयास करते हैं कि वो एडेप्टेशन करें और एनवायरनमेंट में सरवाइव करें और रिप्रोड्यूस करें। लेकिन अगर ये नहीं कर पाते हैं, अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट में, और अगर वो जो है वो नहीं सरवाइव कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है? तो ऐसे समय में एक्सटिंक्शन हो जाता है, स्पीशीज जो होती हैं समाप्त हो जाती हैं। वो स्पीशीज अब हमें दिखाई नहीं देती। हालांकि एक ये भी बात है कि ये जो जितनी स्पीशीज थी, ये सारी की सारी अभी जो हमें स्पीशीज दिखाई देती हैं, ये स्पीशीज भी कहीं ना कहीं से उद्विकास जो हुआ है वो प्री एग्जिस्टेंट उससे ही हुआ है। लेकिन वो जो स्पीशीज की बात जो हम लोग करते हैं, जो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनका कि अपना एक सेम जीन पूल होता है और जो कि ब्रीडिंग करते हैं, वो स्पीशीज फिर नहीं रहती हैं अगर वो किसी भी तरीके से वातावरण के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बातें करी। पहली बात तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि मानव वैज्ञानिक प्रारंभ से ही अपनी रुचि रखते हैं मानव के उद्विकास को जानने में, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास हो और चाहे वो शारीरिक उद्विकास हो। और शारीरिक उद्विकास शारीरिक मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र है। शारीरिक मानव विज्ञानी ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे उद्विकास हुआ। Evolution is a continuous and gradual process from simple to complex, where change in gene frequencies takes place within a reproductive population, within a population you can say. तो उद्विकास एक सतत और निरंतर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी जन समुदाय की जीनी आवृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रारंभ में ये बात तो थी नहीं। लेमार्क ने सबसे पहले ये बात की थी कि उद्विकास के बारे में। लेमार्क की बात को हम क्रिटिसाइज तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने ही तो सबसे पहले उद्विकास के बारे में बातचीत की और बताया कि किस तरीके से जिराफ जो थे वो छोटे गर्दन वाले थे, लेकिन अब चूंकि भोजन नहीं था, ऊंचे था, तो वो कैसे उनकी गर्दन ऊंची होती चली गई और उसके बाद यूज और डिसयूज करते काफी यूज किया उन्होंने गर्दन को, तो लंबी गर्दन वाले जिराफ बने। ठीक है, हम लोग ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया और नई नई बातें की। डार्विन क्या कहते थे? डार्विन कहते थे दोनों तरीके के थे, वेरिएशन था और नेचर ने सेलेक्ट किया बड़ी गर्दन वाले को, तो बड़ी गर्दन वाले जो है उन्होंने ही रिप्रोड्यूस किया और इसीलिए बड़ी गर्दन वाले जिराफ आज बचे हुए। तो इस तरीके से लेमार्क ने अपनी बात करी, डार्विन ने अपनी बात करी और बात करते करते नव लेमार्कवाद और नव डार्विनवाद होते होते फिर हम लोग देखिए पहुंच जाते हैं सिंथेटिक थ्योरी। और सिंथेटिक थ्योरी वही बात कर रहा है जो मैंने अभी अपनी परिभाषा में दी थी कि उद्विकास कब होगा, जब किसी भी जन समुदाय की जीनी आवृत्तियों में परिवर्तन होगा, तभी उद्विकास होगा। तो इसके लिए मैंने बताया आपको कैसे म्यूटेशन की थ्योरी आती है, कैसे हाइब्रिडेशन है, कैसे माइग्रेशन है, कैसे जीन पूल में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और इन सब की बात सिंथेटिक थ्योरी में बखूबी की गई है। हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि आखिर वो आधारभूत कौन से अवधारणाएं हैं जो बताती हैं उद्विकास को, और इसमें स्पेशिएशन बताया। स्पेशिएशन में मैंने बताया कि किस तरीके से एलोपेट्रिक हो सकता है, पैरापेट्रिक हो सकता है और सिम्पेट्रिक हो सकता है, और कैसे तरीके से क्वांटम स्पेशिएशन है। थोड़ी बहुत एडेप्टिव रेडिएशन की भी देखिए बात करिए कि कैसे एडेप्टिव रेडिएशन है, पैरेललिज्म है, और सब होते होते हम लोग लास्ट में जो है एडेप्टेशन की बात करते करते फिर हम लोग एक्सटेंशन की भी बातचीत करते हैं। तो जो ये एक्सटेंशन है
ये इसी के साथ ही हम लोग लेकिन यहाँ पे अपनी बात नहीं खत्म करेंगे। जो एक्सटेंट हो गई तो कोई बात नहीं, नए नए जीव भी तो उद्विकसित हुए हैं पुरानी हमारे ओरिजिनल पॉपुलेशन से। तो उद्विकास सतत और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार।